नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते हफ्ते मुंबई में कुछ खास हुआ। विपक्ष की बैठक का तीसरा अध्याय देखने को मिला। पहली बैठक कहां हुई? पटना में, तो 17 दल थे। दूसरी बैठक कहां हुई? दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में, तो 26 दल थे। लेकिन जब तीसरी बैठक हुई तो 28 दल हो गए। और एक बड़ी उपलब्धि विपक्ष कहता है उनकी ये है कि आप देखिए, हम लोग एक साथ हैं और हमारा कुनबा बढ़ भी रहा है, छोटा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें सवाल भी बहुत उठ रहे हैं, और सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आपकी जो मुख्य समस्याएं शुरुआत में थी, क्या उनका निवारण और उनका समाधान अभी हो पाया है? आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? विपक्ष का ये कहना है कोशिश तो कर रहे हैं 2024 के लिए। अच्छा, ये सब हो रहा था, इसी के बीच दिल्ली से, केंद्र सरकार की तरफ से एक बात और सामने आई जिसको विपक्ष कहता है ये शिगुफा छोड़ा गया। और वो क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक साथ चुनाव करा दिए जाए। प्रस्ताव पुराना है, बीजेपी इसके बारे में कहती आई है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बन गई। क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है या ये वाकई एक प्रयास है जिसका समय आ गया है, जिसको कर लेना चाहिए था? और इसमें लाभ और हानि किसको होगी? तो मुकाबला में आज जब हम चर्चा करेंगे तो जो मुख्य सवाल हम पूछेंगे कि एक चुनाव प्रस्ताव क्या चलेगा सरकार का दाव? और सिंहासन 24, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है तो 32 नहीं 24, विपक्षी एकता बनाम एक चुनाव का दाव, किसकी होगी नैया पार? मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ एक एक करके हमारे मेहमानों का। आनंद दुबे जी हैं, नेता हैं शिवसेना यूबीटी गुट के। प्रीति शर्मा मेनन जी, आप भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ तिवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल बाबा के नाम से आप बहुत मशहूर हैं। आपका भी विश्लेषण सुनने में मज़ा आएगा। क्लाइड ट्रेस्टो साहब नेता हैं एनसीपी के। एनसीपी में कौन से गुट के? आप कहते हैं एनसीपी टूटी ही नहीं है, अब इसको लेकर के भी खासा चर्चा रहती है, तो ये देखेंगे आप कौन से गुट के हैं और आपके क्या विचार हैं। और शाइना एनसी, नेता भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं मुकाबला। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ आपकी मीटिंग हुई और वहीं पर ये चर्चा भी शुरू हो गई। तो शाइना एनसी, सबसे पहले मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ ये जो नई बात जो सामने आई है उस पर। देखिए, सर्वप्रथम तो ये जानना ज़रूरी है कि लक्ष्य क्या है। जो आप देश सर्वप्रथम मानते हैं, फिर पार्टी और लास्ट इंडिविजुअल, तो इस सोच विचार के बारे में ज़रा गंभीरता के साथ देख लीजिए। आप देखिए कि जब इलेक्शंस थे जहां प्रदेश और केंद्र ने साथ में वोट किया, तब एक चीज़ स्पष्ट था कि लोग सोच समझ के अपना वक्त को भी संभाल रहे थे। नेतागण जो है सक्रिय रूप से ज़्यादा काम कर सकते हैं, देश के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो भी बच जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, प्रधानमंत्री स्वयं जितना कैंपेन करते हैं एक एक इलेक्शन में, इसमें आप फ़ायदा नुकसान का न देखते हुए देश के बारे में सोचिए और वोटर के बारे में सोचिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हमने बहुत सारे साल पहले भी देखा है कि 1950s 60s में भी ये कॉन्सेप्ट था, और वही लागू करना मुझे लगता है कि देश के लिए और वोटर के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आप जो बात करें, सबसे पहले बात तो ऐसा होता है कि अगर आप ये चुनाव करना चाहते हैं, जैसे कि बार बार ना भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम जो है लोगों के पैसा बचाना चाहते हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव एक साथ अगर लेते अभी है, तो अगर कर्नाटका में अभी ये चुनाव हुए, थोड़े महीने पहले चुनाव हुए, तो वो पैसा खर्चा हुआ, आप फिर से आप वहाँ चुनाव लेंगे तो क्या वो नुकसान नहीं होगा? लोगों का नुकसान नहीं, टैक्स पेयर मनी की बात करें तो वो नुकसान नहीं होगा? तो सवाल तो वो बात आती है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप कहते हैं कि एक साथ अगर हम चुनाव लेंगे तो पैसा बच जाएगा, तो मुझे एक बताइए, मैं कोई गणित का तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरी गणित तो थोड़ी अच्छी है। तो अगर 5 अलग समय पे अगर आप अलग 5 राज्यों का आप अगर चुनाव करते हैं तो खर्चा होगा,
और एक साथ वही 5 राज्य का तो खर्चा भी उतना ही होने वाला है, कोई अलग तो होने वाला नहीं है। सवाल ये मुद्दा वो आप इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिए, आप गणित की बात है, 5 अलग समय पर और 5 एक साथ खर्चा उतना ही होने वाला है। और एक सवाल तो ऐसा है कि यही समय पर बीजेपी जो है ये चुनाव क्यों लेने जा रही है, आपको मैं बताता हूँ। अभी आप कहेंगे तो आप ये आपकी सोच है, सोच तो यह है सही बात में कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है कि इंडिया अलायंस जो आज यहाँ पर आई और ये 3 मीटिंग हमारे हुए, हम एक साथ हो रहे, हमारा जो एक कहते हैं ना कि हमारा ग्रुप जो बढ़ते जा रहा है, तो उनको डर लग रहा है कि ये लोग आगे बढ़ने के पहले, इनके साथ देश जुड़ने के पहले हम जो हमारा अभी हम जो बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को रुझा रहे हैं और लोगों को बता रहे कि हम अच्छा करें, तो वोट बटोर ले, अभी सिमेट ले, ताकि आगे जाकर अगर ये इंडिया का अलायंस बढ़कर जाए तो लोगों को दिमाग में अगर जहन में ये बात नहीं आए कि हम गलत है और वो सही है। तो ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं उनका भी एक जुमला है जो वो कोशिश करे कि हम वोट बटोर। अच्छा वक्त, हाँ अमिताभ तिवारी जी, वन नेशन वन पोल के डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे हिसाब से यही है कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या पूरी पॉलिटिकल जो एस्टैब्लिशमेंट है वो फुल टाइम जो कैंपेनिंग मोड में रहती है उससे बचेंगे हम लोग, और ज़्यादा वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि ज़रूर ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है। अगर एनडीए को ये लगा होगा कि 2 दिन 3 दिन तक सारी मीडिया जो है वो इंडिया गुट के मीटिंग के ऊपर कवरेज करेगी, तो क्यों ना एक ऐसा शगुफा जिसको कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, ताकि जो डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा कवरेज उनको भी मिलने लगे। देखिए आज हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना कि इसका फायदा भाजपा को मिलता है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 3 राज्यों में ऑलरेडी साइमल्टेनियस पोल्स होते हैं, उड़ीसा, आंध्रा और सिक्किम। तीनों जगह पे क्षेत्रीय दल जो है वो विधानसभा चुनाव में भी जीतते हैं और लोकसभा में भी ज्यादा सीटें उनको मिलती है। रहती है इंडिया अलायंस की बात तो अभी भी 4-5 ट्रिकी पॉइंट्स हैं, जैसे सीटों का बंटवारा, लीडर कौन होगा, मैसेज क्या है, नैरेटिव क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बट धीरे धीरे मुझे लगता है क्योंकि सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, धीरे धीरे ये सब भी सॉर्ट आउट हो जाए। जी प्रीति शर्मा मैंने आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है। इतने सारे नेताओं ने, इतनी सारी पार्टियों ने देश को अपने आगे रख के एक साथ आने की ठानी है संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए। इस मीटिंग से बौखला के फटाफट एक वन नेशन वन पोल का अंडर स्टडीड आइडिया, जिस पे पूरी रिसर्च नहीं हुई है, पूरी डिस्कशन नहीं हुई है, उसको फटाफट एक जुमले की तरह बाहर डाल दिया गया, क्योंकि मोदी सरकार घबराई हुई है। ये जो ऑपोजिशन एकता देख के वो बहुत डर गए हैं। इस जो आइडिया है वन नेशन वन पोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50s और 60s में हमने लागू किया था, बट इट रैन इट्स कोर्स, ख़त्म हो गया। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल कि उसको कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि 5 साल के बीच में अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है किसी भी रीज़न से, भगवान ना करे कुछ अशुभ हो जाए, भगवान ना करे कोई अलायंस टूट जाए, उसके जो सॉल्यूशंस दिए हैं इनके ड्राफ्ट में वो इतने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं कि ये ऐसा हम कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो बिना सोचे समझे एक फटाफट जुमला छोड़ दिया गया, क्योंकि ये घबराहट है बीजेपी कि ये इंडिया अलायंस का डर है। जी जी आनंद दुबे जी। नमस्ते संकेत भाई। देखिए आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर का ज़माना है, हमें भी पता चला कि संसद का एक विशेष सत्र आप बुला रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हें स्वयं नहीं पता होगा कि इस विशेष सत्र में कौन से ऐसे 5 बिल हैं जो सरकार लाने वाली है। तो क्या बिल आएगा वो तो हम नहीं जानते, फिर भी आप यदि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, हम उस देश में रहते हैं जहां ग्राम प्रधान से लेकर और सांसद बनने तक के कई चुनाव होते हैं। आपका तर्क यदि ये है कि पैसे खर्च जो होते हैं उसे बचाने के लिए वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, तो ग्राम प्रधान से सांसद के बीच में कई स्थानीय निकाय चुनाव, एमएलए के चुनाव, सांसद के चुनाव, इतनी बड़ी प्रक्रिया को गुजरने के लिए 5 दिन के सेशन में बिल पास कर देंगे। विरोधी पक्ष नेता को नहीं बताएंगे, सांसदों को नहीं बताएंगे, अपने देश के बड़े बड़े जागरूक विश्लेषकों से बातचीत नहीं करेंगे, चुनाव आयोग से बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, आपके हाथ में सरकार है, आपको पता है कि लोकसभा में हमारी अच्छी खासी संख्या है, राज्यसभा में संख्या नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीति में आप माहिर हैं, कुछ भी कर सकते, कर लीजिए। लेकिन जिस प्रकार
इंडिया की बैठकें हो रही हैं, आपको हारना होगा। आपका कोई नीति, कोई कानून अब 2, 4, 6 महीने से ज्यादा बिल्कुल नहीं मैं चलने आपको बस ये बताता चलूंगी, अभी तक की जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से ये जो विशेष सत्र है ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि एक समिति बनी है और वो समिति अपनी रिपोर्ट ला के प्रस्तुत कर दे और उस पर चर्चा हो जाए इस विशेष सत्र में। ऐसी कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। अगर कल स्थिति बदल जाए तो हम नहीं जानते। संकेत भैया, चर्चा से कोई नहीं भाग रहा। जितने नेता बैठे हैं सब बड़े विवेकशील हैं, सब कहेंगे चर्चा लाइए, चर्चा करेंगे, बहस होगी, सबके विचारों का आदान प्रदान होगा और जो निर्णय आएगा देश के हित में है, राष्ट्र हित में है, सब सर झुका के मानेंगे। मुकाबला के पहले भाग में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दूसरा भाग शुरू करेंगे। ये तो आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में लोगों के विचार सुने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में हम ये विपक्ष की जो मीटिंग हो रही है उसको भूल जाएं। इसके मायने क्या, ये कुनबा बढ़ेगा और साथ रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो इसमें समस्याएं हैं और अंतर्विरोध है, क्या उसको लेकर के, साथ लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं? क्या 2024 में ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से समूचे और संयुक्त रूप से मुकाबला कर सकता है? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और आइए अब चर्चा करें विपक्षी एकता की जो मीटिंग है। तो क्लाइड क्रेस्टो, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, ये आप कौन सी एनसीपी से हैं? एनसीपी में आपका रिश्ता क्या कहलाता है? आप शरद पवार की एनसीपी में हैं या आप अजीत पवार की एनसीपी में हैं? क्योंकि आधिकारिक रूप से आप ये कहते हैं कि हम तो टूटे ही नहीं हैं, हम तो एक ही हैं। तो ऐसे में मैं क्या समझूं? क्योंकि एक संदेह, और ये मैं आपको बता दूं दबे स्वर में ही सही, लेकिन विपक्षी एकता में ही तमाम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये गेम प्लान क्या है? कोई गेम प्लान नहीं है। देखिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी टूटी नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात अभी ध्यान से। कुछ लोग जो है हमारी जो पार्टी है छोड़कर चले गए, तो अगर वो छोड़कर चले गए, पार्टी वही है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब है, हमारा चुनाव चिन्ह जो घड़ियाल है वो आज भी है। और इस समय मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। वहाँ अध्यक्ष का नाम है शरद पवार साहब और हमारा चुनाव चिन्ह तो जो लोग टूट के गए हैं आप उनको एनसीपी नहीं मानते? वो छोड़कर गए, चले गए। उन्होंने अपने जो उनके दिमाग में कुछ बात आ गई, उन्होंने अपनी धारणा बदल कर दी और चले गए वहाँ पर। और आज वो जाकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, करने दीजिए। लेकिन हमारी पार्टी टूटी नहीं है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और हमारे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब। अगर किसी को जाना है तो जाने दीजिए। और बात ये रही है कि आप बोल रहे कि हमारे साथ जो लोग हैं उनके मन में कोई शंका नहीं है। प्रीति जी यहाँ बैठे, दुबे जी यहाँ बैठे, कोई शंका नहीं है। उनको पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और अध्यक्ष शरद पवार जी है। हम एक साथ मिलकर काम कर रहे। क्या इश्यू ऐसा है ना, विषय ये है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है। वो डर के तहत वो ये सब करने लगे और जो लोग गए वो भी डर के तहत ही गए। तो उनको जाने दीजिए, ऑल द बेस्ट। उनको हम शुभकामनाएं देते, लेकिन हमारी पार्टी एकदम मजबूत है और मजबूत रहेंगी हमेशा। शाइना एनसी आपने डरा दिया, इस वजह से वो शिवसेना का भी एक गुट टूट गया, एनसीपी का भी एक गुट। मैंने कहा कि ये डर गया तो आप बोल रहे हो वो डरा रहे, तो आपने कुछ बात अलग सुनी। आपने क्या बोला? मैंने नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने वही शायद मैं समझ नहीं पाया। यही बताना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी डर गई, बीजेपी डरी हुई है, इस वजह से वो इस तरह की बातें फैला रही है। शाइना एनसी का राइट टू रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 14 करोड़ कार्यकर्ता है। देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमें किसी की डर करने की आवश्यकता नहीं। सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ना सिर्फ भारत में, विश्व भर में आज आप देखिए भारत की जो प्रतिमा है। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि जो हमारा वोट शेयर 38.5% है, एनडीए के साथ हम ऑलमोस्ट 50% हमारा वोट शेयर है। हारने दूर की बात, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
हम यकीन से कह सकते हैं संकेत जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जीत के आएगी। इतने सारे योजना जो सही मायने में गरीब से गरीब तक पहुंचा है। आप गैस सिलेंडर की बात करते, उज्ज्वला ने कितने महिला के घर तक पहुंचकर उनको लाभ फायदा दिया है। आप फार्मर्स की बात करें, कृषि की बात करें तो 6,000 रुपया जो एक एक बैंक अकाउंट में गया है। आप हमें बताएं ये कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं शाइना जी, क्योंकि इन सब मुद्दों में तमाम और काउंटर तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई। मैं आपको सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ कि लाभार्थी इतने सारे हैं, महिला हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन्स हो, हर एक वर्ग स्तर को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मतलब है सबको साथ में लेके जाना, स्थिर सरकार देना, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना, एक विजन प्लान। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? सिर्फ थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्टिक्स और एक जुमलाबाजी, जहाँ आप कह रहे हैं कि देखिए हम एक नेता ने खुद बोला था कि हम जो कहते हो जुमला है और हम अच्छा, अब प्रीति शर्मा जी प्रीति जी के पास आना चाहता हूँ। प्रीति जी, हम अभी अंतर विरोधों की बात कर रहे हैं और आज जो फ्राइडे को जो रिलीज हुआ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उसको भी अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और फिर बाद में लिखा हुआ है एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो। अब क्या है कि ये इसको प्रैक्टिकल भी माना जा सकता है कि आप बड़े ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से सामने आ रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं अंतर विरोध को पूरी कोशिश करेंगे साथ आने की, और ये भी माना जा सकता है कि ये आगे के लिए एक कलेश की वजह बन सकती है। मसलन आपका रिश्ता कांग्रेस पार्टी से, आप देखिए ये अक्सर तनाव बना रहता है। बिल्कुल, आई थिंक कि ये हमें मानने में कोई घबराहट नहीं है कि हम एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। कल तक हम विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जब देश में इतना बड़ा संकट आया है कि देश के हर घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, तब हम साथ आए हैं और हमने बिल्कुल कबूल किया है कि हमारे अंतर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक ही दिन में आज इतनी सारी चीज़ें हमने मिलके तय कर ली। हमने हमारे को कन्वीनर्स बना लिए, हमने कमिटियां बना ली, कल से कमिटियों का काम शुरू हो गया। इतनी तेज़ी से इतने सारे दल, इतने सारे लोग जो भारतीय डियास्पोरा को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, कभी एक साथ नहीं आए हैं जैसे आज कल आए थे, इस हफ्ते में आए हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस एक उम्मीद है। बहुत सारी जो हमारे मुद्दे शाइना जी ने ही बता दिए थे, उन्हीं पे मैं आपको थोड़ा उन पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहला गैस का मुद्दा, 500 रुपये से बढ़ा के 1200 रुपये किया, फिर 200 रुपया कम किया। महिलाओं का मुद्दा, आप बोलते हैं आपने ट्रिपल तलाक किया, लेकिन मणिपुर में जो हुआ, जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की सड़कों पे हमारी रेसलर्स बैठी हुई हैं, हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो हर गांव में हो रहा है आज महिलाओं के साथ, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। फार्मर्स की बात करती हैं, एक साल हमारे किसान दिल्ली की सड़कों के बाहर बैठे रहे, 700 किसानों ने अपनी आहुति दे दी जान की, और फिर जाके वो फार्मर, ये सरकार सोचती नहीं है, ये जुमलेबाज सरकार है। ये बिल्कुल एक फॉर्मूला ले आती है जिसको उनको लगता है हेडलाइन मैनेज हो गई तो हमारा काम हो गया। प्रीति जी, लेकिन मेरा सवाल था, आप अपने अंतर विरोधों को, एक तो ये है कि मान लेना कि हाँ है, हम सुलझा रहे हैं, बिल्कुल हम इन समस्याओं को सॉल्व करने एक साथ आए हैं, तो हमारे अंतर विरोध हम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आज ये जो बड़ी समस्याएं हैं, जो फार्मर्स का मसला है, महिलाओं का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, हम इन मसलों पे एक साथ आ रहे हैं। ये मसले भारत के मसले हैं और इसीलिए आई थिंक इनको लेके हम ओवरकम कर लेंगे हमारे डिफरेंसेस। अमिताभ तिवारी जी नहीं बोले हैं, मैं उसके पास आता हूँ। अमिताभ जी देखिए, एक तो ये होता है कि हमारे अंतर विरोध थे, अंतर कलह थी, हम लोग दुर्विरोधी भी थे एक दूसरे के, लेकिन अब साथ आ गए क्योंकि हमसे देश की व्यथा देखी नहीं जाती, देश की स्थिति, ऐसा प्रीति जी ने कहा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसकी एक और वजह ये भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात हो रही थी तो आपका ये कहना था कि सब लोग इसलिए आए हैं क्योंकि एक मन में ये भय भी है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, तो जिस तरीके से कोट अनकोट प्रताड़ित कर रही है सब पार्टियों को ईडी सीबीआई, तो उसके चक्कर में भी सब आ रहे हैं साथ में। तो ये बीजेपी ने कहा है कि ये मजबूरी का अलायंस है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन है, ये मजबूती से एक साथ बना रहे और अपने अंतर कलहों के बावजूद एक साथ रहे, जैसे कि 3 बार रह चुका है इन मीटिंग्स में, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मजबूरी या मजबूती? उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मजबूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना या एनसीपी में यहाँ पर एक तरह से ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस हुआ है एलिजिडली, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को ये डर है कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। आज आम आदमी पार्टी के भी
डिप्टी सीएम आज जेल में हैं, ईडी सीबीआई की भी बहुत सारी बातें करी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है। और एक एंटी मोदी भी एक प्लैंक है, लेकिन एंटी इंदिरा प्लैंक भी चला था, एंटी राजीव गांधी प्लैंक भी चला था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कैंपेन जो है नहीं चलता है, पहले जो है चल चुका है। अब ये जो अंतर अमिताभ जी, वो चल के बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। वो चल के ज्यादा लंबा नहीं चला। इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस के रहने से क्या होता है कि कांग्रेस के रहने से ऑडियंस को दिखता है, वोटर को दिखता है कि यहाँ स्थिरता आएगी। क्यों? क्योंकि 1991 से 96 और 2004 से 2014 कांग्रेस ने एक कोalition सरकार चलाई है, इसलिए भी कांग्रेस को लीड करना इस अलायंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे तो एनडीए ने भी चलाई है, हाँ कोalition चलाई है, सरकार। लेकिन फिर अगर आप किसी और लीडर को बना देते हैं, इसका कन्वीनर या इसका अच्छा। प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा, तो ऑडियंस के दिमाग में जाता है कि भाई ये तो वीपी सिंह की तरह, देवेगौड़ा की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह ये सरकार नहीं चलेगी। इसलिए मतलब इस अलायंस में भी अगर कांग्रेस लीड में रहेगी, तो लीड में तो है ही वो, कांग्रेस लीड में है, लेकिन आधिकारिक रूप से लीड में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 37% लोग प्राइम मिनिस्टर चेहरा के नाम पे वोट करते हैं। और दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो आप देखेंगे सारे स्टेट इलेक्शंस में कंबाइंड लीडरशिप पे जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक। वहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो फेस के ऊपर जीते हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल। तो क्या एक चेहरा अनाउंस किया जाए या एक कंबाइंड लीडरशिप में चली जाए, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और सबसे बड़ा डिलेमा है। आगे चल के ये आपके हिसाब से दिक्कत आएगी। हाँ, आनंद दुबे जी। कभी कभार हम लोग एक शब्द सुनते थे कि चालबाजी, आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, जुमलाबाजी। भारत 75वीं साल आज़ादी का मना रहा है, हम अमृतकाल महोत्सव में हैं, हर घर को नल होगा, हर नल में जल होगा, देश में गंगा यमुना बहेंगी, दूध और घी की नदियां बहेंगी। ये सारी बातें कहकर 2014 में एक सरकार आती है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा बहुत तेज़ी से उठाती है, लोगों को एक उम्मीद जगती है कि ये वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार, ये तमाम बातें। अंत में टाइम फिश, कुछ जनता के हाथ नहीं लगा। उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि एक महागठबंधन में नाम दूंगा इंडिया, जो ये कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है, जो डॉक्टर साहब की सरकार थी 10 साल, जो यूपीए 1 यूपीए 2, कम से कम उसमें राहत थी, जिंदगी जिसका उस समय आप विरोध करते थे। सुनिए, करते थे उस समय करते थे। उस समय ये बीजेपी की कल्पना हमने नहीं की थी। हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी की, प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी की बीजेपी को देखा। हम यही कहेंगे 2-4-6 महीने का वक्त बचा है, कोई बात नहीं, आप हमारे राजनीतिक शत्रु हैं, आपके हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 2-4-6 महीने आराम से निकालिए और गाजे बाजे के साथ जाइए, हम आ रहे हैं। ठीक है जी। शाइना एनसी का जवाब हमने अभी आता हूं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो शायद भूल गए हैं कि 2019 में उन्होंने मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे जीत के आए हैं, और बड़ी बड़ी बातें यहाँ करना, जो उनको जवाब उनको मिलेगा वो 2024 में आप और हम देखेंगे। मोदी जी मतलब 25% वोट एनडीए पार्टनर्स को मोदी फैक्टर की वजह से मिला। हाँ, 2019 में। अच्छा, प्लीज जोर से बोलिएगा। 25% वोट एनडीए अलायंस को मोदी फैक्टर की वजह से मिला था, जबकि बीजेपी को ये नंबर 32% है। जी। अब मैं क्लाइव कैस्ट्रो आपसे एक सवाल पूछ दूं। मेरा सवाल ये है कि देखिए, अभी जो बैठक हुई फ्राइडे को ख़त्म हुई, उसमें ये कहा गया कि 40% ही वोट शेयर है बीजेपी का, यानी कि 60% बीजेपी के साथ नहीं है, और वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बाद में अमिताभ जी आपसे भी, ये इस तरीके से बहुत ही गणित का सरलीकरण करके क्या चुनाव जीता जा सकता है? क्यों नहीं? कि 40% उधर तो 60% इधर? क्यों नहीं? विश्लेषण तो हम करते हैं, आप भी करते हैं। हाँ, पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट जो है वो तो गिनती करते हैं, सब करते हैं, उसमें क्या खराब नहीं, पर आप देखिए इस 60% में तो क्यों नहीं? वाईएसआर कांग्रेस भी है, बीजेडी भी है, और तमाम भी दल हैं जो आपके साथ नहीं सुन है। लीजिए, तो आ भी सकते हैं, आपके चैनल पे सुन लीजिए, आ भी सकते हैं, क्यों नहीं? हमने किसी को रोका नहीं है। अगर देखिए, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, 2-3 मुद्दे मैं कहना चाहता हूँ। एक पॉइंट आपने जो आज हमारा रेजोल्यूशन है उसमें से वो 3 शब्द उठाए,
एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सच्चाई से कोई बात करते, ईमानदारी से कुछ कह रहे, देखिए हम भी इंसान हैं, आपस में हम अगर बैठे तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होने वाले, बट एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, तो अगर हम सच्चाई बयान करते उसमें गलती क्या है? और हो सकता है, और हम कह रहे हैं ना देश को कि हम कुछ हो सकता है, लेकिन हम संभाल के लेंगे, एक दूसरे के साथ समझ के लेंगे। और भाई साहब ने कहा कि मजबूरी है। मुझे एक बताइए संकेत, लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये है कि जो सत्ते में उनको आईना दिखाना, जो गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी करेंगे उनको बताना है। तो उसमें मजबूरी क्या? अगर एक साथ सब मिलकर अगर एक कोई पार्टियां साथ में आती है, एक पक्ष साथ में आते हैं, तो उसमें मजबूरी किस बात की है? और बीजेपी खुद कहते हैं ना कि हम एक ही है, बाकी सब एनडीए, तो ठीक है तो है, नहीं है नहीं है। तो हम अगर किसी एक इंसान के बारे में बात करें तो वही जो सामने रख रहे हैं उस इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष एक साथ आता तो मजबूरी नहीं है, वो एक साथ आकर देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं। ठीक है आनंद दुबे जी और प्रीति जी, एक एक करके मैं पहले प्रीति जी से पूछ लूं। प्रीति जी ये बताइए, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये गणित, ये मैथ्स इस तरीके से लगा देना कि 40% उधर तो 60% इधर, तो साथ आ जाओ, वन नेशन वन सीट वन कैंडिडेट, ये वन बहुत होता है, तो क्या ये इतना सरल है? इनफैक्ट वन नहीं है, इंडिया इज अ नेशन ऑफ मेनी, और हम बहुत सारे लोग एक साथ आके जब लड़ेंगे तो वो 60% क्या 70% आ जाएगा। बीजेपी के इतने सारे वोटर्स हैं जो बीजेपी से हताश हैं, वो भी साथ में आ जाएंगे। तो गणित तो हम कर लेंगे अपनी, लेकिन जो मजबूरी है, आज देश की मजबूरी है, आज देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। हम बोल रहे हैं वन नेशन वन पोल इसलिए अनाउंस किया गया क्योंकि इंडिया अलायंस से ध्यान भटकाने को। हमारी फिजिक्स भी बहुत मैच कर रही है, हमारी केमिस्ट्री भी बहुत मैच करने वाली है। क्यों बताता हूँ, जब से महागठबंधन का इंडिया तो बना है, बोर्ड्स के एग्जाम हो गए हैं, दे दीजिए। सुनिए ना, जब से महागठबंधन इंडिया बना है, एक फायदा तो बहुत अच्छा हो रहा है। जब तक चुनाव 2024 मई के नहीं होंगे, जनता का बड़ा फायदा होने वाला है। क्यों मालूम है? रसोई के गैस तो शुरुआती रुझान है, अब दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल की बारी है, उसके बाद टमाटर आपने देख लिया है कम हो गया, अब प्याज कम होगा, अन्न कम होगा, दूध कम होगा, और एक सबसे बड़ा फायदा और होगा, डर के मारे रोजगार भी देंगे। क्योंकि जो कहते थे ना हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, दे तो नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है, हमारी पार्टी को, और ये सब करके अगर हमदर्दी बटोर गए तो नहीं, एक सेकंड, ये सब करके हमदर्दी बटोर गए तो आप मेरे विषय पे आ गए। अगर जैसे ही हमदर्दी बटोरना चाहेंगे, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये कहेगा इंडिया बनने के बाद इंडिया से है, रेवड़ी पॉइंट, अच्छा रेवड़ी पॉइंट, शाइना एनसी से पूछ ले। अरे ये रहेंगे तब देंगे, ये उम्मीद पे आप जो बैठे हैं, आपको जो मुंह तो जवाब मिलेगा वो 2024 में मिलेगा। इन्होंने सुना नहीं आपने क्या कहा? ये क्या, देख मैं सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, रहेंगे तो देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि देश का फायदा होगा क्योंकि इनको चुनाव जीतना है, इसलिए सिलेंडर 200 रुपया दाम, फिर रेवड़ियां बांटेंगे, फिर शाइना एनसी, एक सवाल का जवाब ले लूं। यहाँ लोगों का ये कहना है कि जब वो बांटते थे तो आपने उनको रेवड़ी बोल दी, यहाँ पर रिबेट देना या सब्सिडी देना, ये सारी चीजें जब बीजेपी करे तो फिर वो समाज कल्याण कैसे? देखिए, किसान के घर में 6,000 रुपया देना कल्याण है। जनता, वोटर सब कुछ समझता है। जब दिल्ली में आप बोलते हैं फ्री 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 फ्री, ये फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स जो है वो जमाना को छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, उन्होंने लाभार्थी को जो योजना दिया जहां डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में उनको मिले, एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो योजना है, जन धन हो, मुद्रा बैंकिंग हो। पर देखिए जो एलपीजी का भी दाम कम हुआ है, हम ये क्या काम कर रहे हैं? कहाँ से आएगा पैसा? एक्सचेकर से। हम क्या काम कर रहे हैं? आपने मुझे पूछा। हम शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं और उसी लक्ष्य में हम काम करते रहेंगे कि लोग शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। जैसे मणिपुर में सुरक्षित हैं। सब्सिडी सॉप्स देते जाइए। देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मणिपुर की महिलाएं जो डर रही है वो आत्मनिर्भर है। हमारे ओलंपिक रेसलर सुरक्षित है, महिला, उनको तो कोई देखने नहीं गया। इनकी महिला और बाल कल्याण में जो है वो सिर्फ जिस दिन राहुल गांधी मुंह खोलेंगे उस दिन वो मुंह खोलते, जिस दिन अमेठी की बात होगी तो बोलेंगे। उन्होंने कभी ना कर्नाटका में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ तब कोई कभी बताया नहीं, उनके सरकार के समय। हमारे जो रेसलर्स जो है उनको आज जाकर शर्मनाक पॉइंट पर आए कि की तरह बोलना। मणिपुर की महिलाओं के बारे में जब तो ये उनकी महिला और बाल कल्याण मंत्री कुछ बात ही नहीं करती है। उनका ये कहना है जनता तय कर देगी। लेकिन मैं आनंद दुबे जी ने एक बड़ी रोचक बात की। आनंद दुबे कहते हैं कि अभी इंडिया के दबाव के चलते
उनका ये मानना है इंडिया के दबाव, इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते अभी जनता को बहुत सारी रियायत मिलेगी। रेवड़िया मिली, यही रेवड़िया मिली, रेवड़ी या रियायत? नहीं, रेवड़ी नहीं, रियायत। उनका मुनाफा होगा, जनता को फायदा होगा। जनता ये कहेगी कि अगर इंडिया के दबाव से फायदा हो सकता है, स्वयं इंडिया गई तो क्या होगा? सही बात है। अच्छा पॉइंट ये जो लड़ाई है, ये करंट लाभार्थी यानी आज के जो लाभार्थी हैं वर्सेस फ्यूचर लाभार्थी, जो कांग्रेस की 5 प्रॉमिसेस और आम आदमी पार्टी का भी जो भी एक पोल प्लैंक है। अभी इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने एक कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत, उसके ऊपर एक 5 पॉइंट फॉर्मूला दिया है। इसकी लड़ाई है कहीं ना कहीं। और आप जो बात कर रहे थे कि जो 60% वोट शेयर की भी जो बात कर रहे थे, उसमें से 12% वोट शेयर इन नॉन अलाइंड पार्टीज का है। ये जो 6 पार्टीज हैं, ये किस तरफ करवट बदलेंगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। और सीपीएम को जो वोट 60% में 12% नॉन अलाइंड पार्टीज का, बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी एक्सेट्रा, और 58 सीटें लगभग उनके पास। तो टाइट कॉन्टेस्ट में ये किस करवट बदलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो सीपीएम को भी आज वोट मिलता है केरला में, या जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला है, वो एंटी बीजेपी वोट है ही नहीं, वो एंटी कांग्रेस वोट है एक्चुअली। तो 60% को ऐसे क्लब नहीं किया सकता। हाँ, अभी जो सरकार फैसले ले रही है वो जरूर दबाव में ले रही है, क्योंकि इकोनॉमी पेन पॉइंट है। आज से आई थिंक 6 महीने पहले 55% लोग कह रहे थे कि मोदी जी की जो हैंडलिंग है इकोनॉमी की वर्सेस 40% ऑफ मनमोहन सिंह थी, मतलब अच्छी थी सी वोटर सर्वे के अनुसार। आज वो आंकड़ा 44-42 हो गया है, 44 वर्सेस 42, सिर्फ 2% का डिफरेंस रह गया है। तो इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और आगे देखना पड़ेगा। चलिए, रोचक रही बहस, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जल्दी से लास्ट कमेंट। हाँ, शाइना जी, हम जब डिबेट करें बहुत गर्व से बात करते हैं कि हमने ये किया वो किया। कबीरदास जी का एक दुआ है, आप कहे तो बोल दूं? अच्छा, बोल दीजिए जल्दी से। तो कबीरदास जी का एक दुआ ऐसा है कि कबीरा गर्व कीजिए, कबू न हंसे कोई। कबीरा गर्व न कीजिए, कबू न हंसे कोई। अभी नाव समंदर में है, न जाने कब क्या होए। इनका नाव अभी भी समंदर में है, इनकी नैया कभी भी डूब सकती है, कभी भी नैया डूब सकती है इनकी है। जल्दी जल्दी भाई, ये तो शेर व शायरी आपने। न माजी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी मुफलिसी का आलम तो देखो 2024 में, न पाने की चिंता न खोने का डर है। अच्छा, अब शाइना जी आपको भी कुछ शेर, कुछ दोहा अगर आप बोलना चाहें। एक वाक्य, जो जीता वही सिकंदर, तो याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे कोई इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन इनका थीम है हम साथ साथ हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब ये जनता हम आपके हैं कौन किसको बोलेगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुकाबला जारी रहे। इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस के रहने से क्या होता है कि कांग्रेस के रहने से ऑडियंस को दिखता है, वोटर को दिखता है कि यहाँ स्थिरता आएगी। क्यों? क्योंकि 1991 से 96 और 2004 से 2014 कांग्रेस ने एक कोalition सरकार चलाई है। इसलिए भी कांग्रेस को लीड करना इस अलायंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे तो एनडीए ने भी चलाई है। हाँ, कोalition चलाई है, सरकार। लेकिन फिर अगर आप किसी और लीडर को बना देते हैं, इसका कन्वीनर या इसका प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा, तो ऑडियंस के दिमाग में जाता है कि भाई ये तो वीपी सिंह की तरह, देवेगौड़ा की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह ये सरकार नहीं चलेगी। इसलिए मतलब इस अलायंस में भी अगर कांग्रेस लीड में रहेगी, तो लीड में तो है ही वो। कांग्रेस लीड में है, लेकिन आधिकारिक रूप से लीड में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 37% लोग प्राइम मिनिस्टर चेहरा के नाम पे वोट करते हैं। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि जो हमारा वोट शेयर 38.5% है, एनडीए के साथ हम ऑलमोस्ट 50% हमारा वोट शेयर है। हारने दूर की बात, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
हम यकीन से कह सकते हैं संकेत जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जीत के आएगी। इतने सारे योजना जो सही मायने में गरीब से गरीब तक पहुंचा है। आप गैस सिलेंडर की बात करते, उज्ज्वला ने कितने महिला के घर तक पहुंचकर उनको लाभ फायदा दिया है। आप फार्मर्स की बात करें, कृषि की बात करें तो 6,000 रुपये जो एक एक बैंक अकाउंट में गया है। आप हमें बताएं ये कि बहुत बड़े इससे बड़े फायदा मुद्दे हैं शाइना जी, क्योंकि इन सब मुद्दों में तमाम और काउंटर तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई। मैं आपको सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ कि लाभार्थी इतने सारे हैं, महिला हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन्स हो, हर एक वर्ग स्तर को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मतलब है सबको साथ में लेके जाना।